हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करंट से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो यहाँ पर ये इफेक्ट ऑफ करंट है तो उसका इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि जब आप किसी बल्ब में, सर्किट में, कोई बल्ब में आप जब इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो ये ड्यू टू हीट ग्लो करता है। ठीक, इसमें करंट पास करते हैं तो ये ग्लो करने लगेगा। किसी इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो कॉइल उसके जो होते हैं, हीटर के जो भी कॉइल यूज किया जाता है उसमें, तो वो सारे कॉइल्स क्या होते हैं, ड्यू टू हीट करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस करता है। उसे हम लोग कुकिंग में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर का। वाटर को आपको किसी कंटेनर में हीट करना होता है तो फिर हम लोग वाटर हीटर यूज करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है। अब ये किसी भी बॉडी में, किसी भी कंडक्टर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हीट कैसे जनरेट होता है। ठीक है। सो व्हाई डज करंट फ्लो कॉजेज हीट। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करने के लिए रेडी हैं, बट जो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, जो इसके ये सारे एटम्स, जब हम लोग किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट आई ले लेते हैं। करंट आई जब पास हो रहा होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। अब जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन होने लगेंगे। किसके साथ? एटम्स के साथ। सो एटम्स रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो जब कॉलिजन होने लगता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के साथ, तो ये अपना एनर्जी ट्रांसफर करता है। सो एनर्जी ट्रांसफर एटम में चला जाता है। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एटम्स जितने भी होंगे कंडक्टर के वो हिट होना चालू हो जाएगा और ज्यादा एनर्जी हिट होने लगेगा। जितना ज्यादा एनर्जी हिट होगा तो फिर ये रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लाइट के फॉर्म में, फिर एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में फिर आउट होगा और फिर हीट एनर्जी के फॉर्म में। ओके। सो व्हाई डज करंट फ्लो कॉजेज हीटिंग। तो करंट जब फ्लो कर रहा होगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से कॉलिजन होंगे और कॉलिजन होने के कारण वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो कंडक्टर हीट होने लगे और बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो वही एनर्जी, हीट एनर्जी हमारा रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आउट होगा। ठीक है, और लाइट एनर्जी के फॉर्म में। ओके। हाउ टू प्रूव दैट हीट प्रोड्यूस इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर टी। अब हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बट उस हीट की वैल्यू क्या होगी। सो उस हीट की वैल्यू H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। कैसे? सपोज एक कंडक्टर हम लोग लेते हैं, बैटरी से कनेक्ट किए, करंट आई जा रहा, वोल्टेज सप्लाई V, ये हो गया पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज दिया, चार्ज का फ्लो होना चालू हो गया। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन B पॉइंट से A पॉइंट तक गया। ठीक है। तो इसने कुछ वर्क डन किया होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा। इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। सो ये जो चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन हो, हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी जो यूज करते हैं वर्क डन के फॉर्म में, वो एनर्जी हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं, जो कंडक्टर में डेवलप्ड होगा। सो जो एनर्जी डेवलप्ड होगा वो हमारा वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन के, कौन सा वर्क डन? सो वो अमाउंट ऑफ
वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो यूज होता है वो वर्क डन हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है V A माइनस वी बी, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है, बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जगह टोटल चार्ज Q ले लेते हैं, चार्ज Q ले लेते हैं जो मूव किया, ठीक है, तो यहां पर हो गया बाई Q चेंज इन पोटेंशियल, जो हमारा V के इक्वल है। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सप्लाई वोल्टेज V के इक्वल है, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी, W इक्वल टू क्यू इंटू वी हो जाता है, और यही W हमारा हीट है। सो W इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक रिलेशन ओम्स लॉ से क्या होता है, ओम्स लॉ में बोला गया है कि V इज इक्वल टू आई आर, और चार्ज का एक रिलेशन है Q इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज I इक्वल टू क्यू बाई टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं Q का, तो हमारा H इज इक्वल टू आई टी इंटू वी हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वी आई टी हो गया, ठीक है। और इस रिलेशन में I इज इक्वल टू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू वी बाई आर, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा H इज इक्वल टू हो गया, H इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी, और I इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इंटू आई, वी बाई आर इंटू टी, सो ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, H इज इक्वल टू, ठीक है। और अगर आप इसी रिलेशन में I की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू पुट करते हो, V इज इक्वल टू आई आर अगर हम लोग पुट करते हैं इस रिलेशन में, सो H इज इक्वल टू वी आई टी, V इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, इज देन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी एक रिलेशन हो जाता है जो यहां हमें प्रूफ करना था। सो किसी भी कंडक्टर में जब करंट I पास हो रहा होगा और उसका रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर चार्ज के बारे में, चार्ज अगर डिस्कस किया गया कि हाँ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है एवरी सेकेंड, तो क्यू वी, ठीक है, या फिर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर गया, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। और हीट इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला हो गया वी आई टी, और वी स्क्वायर बाई आर टी इज वन मोर फॉर्मूला, एंड एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब इस सारे फॉर्मूलाज का यूज कब करेंगे, सो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास V है, I है और R है, यही तीन चीजें हैं, ठीक है। सो इसमें से आपको हमेशा एक टाइम भी है, टाइम भी ले लेते हैं हम लोग। टाइम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि कितने देर के लिए आपने इस किसी कंडक्टर में करंट सप्लाई दिया, कितने टाइम तक दिया, मोस्ट केसेस में टाइम क्वेश्चंस में रहते हैं। बट हम लोग ये 3 VI और R के
बारे में बात करें पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस में, तो कभी भी किसी भी सर्किट में कंडक्टर के लिए अगर उस कंडक्टर में करंट जो पास कर रहा है आई और उसके अक्रॉस वी और उसका रेजिस्टेंस आर, ये तीनों में से जब कोई दो क्वांटिटी दिया होगा और एक क्वांटिटी नहीं दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, आपको पोटेंशियल दिया गया है और करंट दिया गया है, तो आप H इक्वल्स टू वी आई टी यूज करोगे। पोटेंशियल दिया है और रेजिस्टेंस नहीं दिया है, पोटेंशियल दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया, करंट नहीं दिया गया है, तो हम लोग वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी करेंगे। पोटेंशियल नहीं दिया गया, करंट और रेजिस्टेंस कंडक्टर का दिया गया, तो हम लोग आई स्क्वायर आर इंटू टी यूज करेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं घर में, जितने भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुछ ना कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी कंज्यूम तो कर रहे होंगे। तो ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? सो जनरली आप लोग देखे होंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी गवर्नमेंट से लेते हैं, ठीक है, या बहुत सारे कंपनीज प्रोवाइड करती है। फॉर कॉमन पीपल हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करती है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, तो वो कॉमर्शियल यूनिट हो गया, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, इसको बीओटी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं? सो ये वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होगा वो हमारा 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। ठीक, मीन्स जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे वर्क डन का, यहाँ जो वर्क डन हमारा हीट में प्रोड्यूस हुआ, तो इस जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके यूनिट जूल हो जाएगी सभी के केस में। अब यही एनर्जी हम लोग किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो 1000 के मीन्स 1000, W फॉर वाट पावर का यूनिट है, और H हो गया टाइम, सो इट इज 1000 वाट। सो आवर को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, सो इज इक्वल टू 36 को हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोलते हैं। वाट सेकेंड में आ जाएगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ यूनिट ऑफ पावर, पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वन बीओटी यूनिट, आप इसे सिर्फ 1 यूनिट भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, सो ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक यूनिट है, एक यूनिट अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल पावर।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अभी हम लोग देखें यूनिट ऑफ पावर, डिस्कस करेंगे हम लोग इस पे। सो पावर क्या होता है? पावर होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो उसे आप कितने टाइम तक सेम रेट से सेम सस्टेन करके वो काम कर रहे हो। ठीक है, मीन्स जितना एनर्जी आप अपना कंज्यूम कर रहे हो तो वो सेम एनर्जी कितने टाइम तक कंज्यूम कर सकते हो, दैट इज पावर। ठीक है, सो अगर कोई सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंस, फिर से वही हम डायग्राम बना रहे हैं कि अगर हम लोग V वोल्टेज सप्लाई करते हैं, करंट आई जा रहा है, तो इस केस में पावर जो होगा हमारा, पावर ये एनर्जी जितना भी अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, अगर ये बल्ब है तो हीट एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम करेगा, मोटर है तो वो अपना, जब सपोज वाटर पंप है तो वो उस वाटर पंप को अप सेंड करने के लिए यूज करता है, पंप वाटर को खींचने के लिए। सो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है उनका काम क्या है, बट वो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा। सो वो एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम लोग वर्क डन बोलेंगे। ठीक, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम मीन्स एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड बोलो चलेगा, वो हमारा पावर हो जाता है। ठीक है, यूनिट क्या होगा? तो वर्क डन का यूनिट होता है आपका जूल, यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो ये वर्क डन जूल बाय टाइम सेकेंड मीन्स जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी पावर को हम लोग 1 सेकेंड की जगह पर आवर में जब कैलकुलेट करते हैं तब हमारा वो एनर्जी निकलता है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम। तो हम लोग वर्क डन यानी कि हीट, जो हीट कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा, बाय टाइम। और हीट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा? VIT, V² बाई R इंटू टी, I² इंटू R इंटू टी। ठीक है, सो पावर जो हमारा होगा वो वर्क बाय टाइम है, मीन्स वर्क क्या है? VIT बाई टी मीन्स V² बाई R इंटू टी बाई टी, डिवाइड कर रहे हैं I² इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टाइम से डिवाइड कर। ठीक है, तो यहां पर सारे केसेस में टी हमारा कैंसिल आउट, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पावर है वो BI हो गया, B² बाई R हो गया और I² इंटू R हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। सेम वही फंडा है वर्क डन हीट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस में से जैसा गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वर्क डन बाय टाइम भी एक फॉर्मूला हो गया, वो तो है ही डेफिनेशन से आ रहा, और रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो पावर के लिए 3 और फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, आप मार्केट से कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद करके लाते हो तो उसमें देखना लिखा हुआ रहेगा। सपोज एक बल्ब खरीद कर लाए तो बल्ब में लिखा रहेगा आपका, सपोज 15 वॉट का बल्ब है तो ये पावर हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? जो हमारा 1 जूल पर सेकेंड था इज इक्वल टू 1 वॉट, W से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 15 वॉट हो गया और 220 वोल्ट
फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ होता है 50 to 60 हर्ट्ज किसी किसी में, ये उसमें लिखा हुआ होता है. दिस इज कॉल्ड रेटिंग पावर. ये पावर हो गया, ये रेटिंग वोल्टेज, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी तो हमारा फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है. रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर जो है ये क्या है? देखो, इसमें बोला गया कि अगर आप उस बल्ब में वोल्टेज जो दोगे, सप्लाई वोल्टेज, दो तरह के वोल्टेज होते हैं. सप्लाई वोल्टेज जो आप कितना दे सकते हो और इसकी कैपेसिटी कितनी है. सो बोला गया कि बल्ब 220 वोल्ट, मैक्सिमम 220 वोल्ट जब इसे दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं, 220 वोल्ट तक में ये अपना वर्क जो है, इसका वर्क इफिशियंसी बहुत बेटर होगा, मीन्स इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, और इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो काफी स्मूथली और फ्रीक्वेंटली होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रेटेड वोल्टेज 220. अब हमारे पास मान लीजिए 220 वोल्ट नहीं है, हमारे पास पोटेंशियल 220 वोल्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर सपोज 100 वोल्ट ही दिए. सब इसकी कैपेसिटी है 220 वोल्टेज में ऑपरेट होने की, और आप 100 वोल्ट में इसे ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या होगा? बल्ब ऑब्वियसली ग्लो तो करेगा बट ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होगा. तो हम लोग बोलेंगे कि काफी बल्ब डी में रोशनी बहुत कम आ रही है. सो क्योंकि वहां पर पोटेंशियल कम जा रहा है, जिस वजह से सर्किट में करंट कम फ्लो हो रहा है, जिस वजह से हीट भी कम प्रोड्यूस हो रहा. तो ऑपरेटिंग एक हो गया सप्लाई वोल्टेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और एक हो गया रेटेड वोल्टेज जो बल्ब को ऑपरेट करने के लिए लिखा हुआ होता है. किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किसी भी चीज को आप देखोगे तो उसके रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग पावर गिवन होता है. तो इस अब यहाँ पर पावर की बात करें तो अगर ये 15 वॉट है, तो अगर आपने 220 वोल्ट सप्लाई दिया तब ये 15 वॉट पावर कंज्यूम करेगा. ठीक, 15 वॉट का मतलब हो गया, एक डिस्कस कर लेते हैं. 15 वॉट का मतलब 15 जूल इन 1 सेकेंड है, ये पर सेकेंड मीन्स बल्ब 15 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. यही 15 वॉट का मतलब हुआ. 1000 वॉट का मतलब हुआ कि 1000 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. ठीक है, तो अब रेटेड पावर 15 वॉट है, मीन्स अगर आपने 220 वोल्टेज रेटेड वोल्टेज अगर सप्लाई दिया बल्ब को, तो ये 15 वॉट मीन्स 15 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. बट अगर आपने इसे 100 वॉट पावर वोल्टेज दिया तो ये 15 जूल एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, उससे लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसीलिए इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. तो समझ गया रेटेड पावर में क्या होगा. रेटेड पावर किस लिए दिया जाता है? ताकि आप उस वोल्टेज, उस पावर में, वोल्टेज में, उस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करो, तो हमारा जो अप्लायंस होगा वो उसकी जो वर्क करने की इफिशियंसी होगी वो और बेटर हो जाएगी. ठीक है, और आपने अगर 220 वोल्ट से ज्यादा दे दिया तो ऑब्वियसली डैमेज होना जायज है कि बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा या फ्यूज कर जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, resistance of the filament of the bulb marked 60 watt 220 volt in the figure below.
फिगर में आपका रेटेड वोल्टेज गिवन है और रेटेड पावर गिवन है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज भी उतने ही दे रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस कितना होगा। सो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू, देखो हम क्या बताते हैं, कौन सा रिलेशन यूज करना है आपको। पावर गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हमारे पास वोल्टेज है, हाँ है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पावर गिवन है, ठीक। सो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये रिलेशन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है और R फाइंड करने बोला जा रहा है, पावर भी गिवन है। सो 60 वॉट अगर पावर है बल्ब का, रेटेड पावर है, तो वो रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाए V स्क्वायर, तब उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। सो R इज इक्वल टू 220 इंटू 220/60, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 6, इसको हम लोग बोलेंगे 22 इंटू 22, 484, 0 हो गया बाई 6। ये हो गया हमारा 806 पॉइंट समथिंग आएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। ओम, इतना हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो हम लोग क्या किए, जो गिवन डाटा था वोल्टेज और पावर, उसके अकॉर्डिंग, और रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है उस रिलेशन को यूज करेंगे। तब हमें व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, इसमें जो फिलामेंट यूज होगा बल्ब की, उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हीटर इज मार्क्ड 1000 watt 220 volt, what is the resistance of its heating element। तो हीटर कॉइल का फॉर्म किया हुआ होता है, अब उसमें जो कंडक्टर यूज हो रहा है, वायर जो यूज हो रहा है, उस वायर का पावर कंज्यूम करने की कैपेसिटी 1000 वॉट है, मींस 1000 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। 1000 वॉट का मतलब हो गया कि 1000 जूल इन 1 सेकेंड, 1000 अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। रेटेड वोल्टेज हो गया, रेटेड बोलेंगे, रेटेड वोल्टेज हमारा हो गया स्मॉल आर से डिनोट कर, रेटेड वोल्टेज को हम लोग वी स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, 220 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस फिर से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, देन R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P। 220 ऑपरेटिंग से ही हमेशा रेजिस्टेंस कभी भी निकालेंगे तो रेटेड वोल्टेज से ही रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो उस अप्लायंस का कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगी। पावर कितना है 1000, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 484/10 है, तो 48.4 रेजिस्टेंस हो गया, 48.4 ओम रेजिस्टेंस हमारा आ गया, ठीक है। अब यहां पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस हो गया, हाउ मच हिट वुड इट प्रोड्यूस इन 1 मिनट। टाइम हमारा गिवन है 1 मिनट, मीन्स 60 सेकेंड। पावर हमारा गिवन है 1000 वॉट, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, देन वर्क डन वही हीट, वर्क डन ही हमारा हीट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं,
amount of energy consumed by time t, then हीट जो प्रोड्यूस होगा वो पावर इंटू टी हो जाएगा। पावर कितना है 1000 वाट इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम हमारा 60 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, इज इक्वस टू 60,000 जूल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा इन 1 मिनट। 1 मिनट में 60,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60,000 जूल, ये हो गया रेजिस्टेंस 48.4 ओम। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर obtain if this heater is used to heat 2 kg of water in 2 minutes। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं। ये होता क्या है, ये हुआ कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो तो उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगा, हीट करने में जो एनर्जी कंज्यूम होगा, ये एनर्जी पर यूनिट मास मींस पर यूनिट केजी मास में लेते हैं, और पर डिग्री सेंटीग्रेड मींस उसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में 1 kg अमाउंट ऑफ मास सब्सटेंस का 1 kg मीन्स बोला गया है कि किसी भी सब्सटेंस का जिसकी मास 1 kg होगी तो और उसके टेम्परेचर को आप 1 डिग्री इंक्रीज करोगे, 1 डिग्री इंक्रीज करोगे तो जो इसमें एनर्जी कंज्यूम होगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर सकता है पर केजी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो यहां पर वाटर लिया गया है कि बोला जा रहा है कि एक कंटेनर में वाटर है और उस वाटर का मास 2 kg है, ठीक है, और इसकी टेम्परेचर इनिशियली कुछ होगी, मान लीजिए थीटा, टेम्परेचर टी से ले लेते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो थीटा ले लेते हैं, एक टेम्परेचर थीटा 1। अब क्या है, हम लोग इसे हीट किए इलेक्ट्रिकल हीटर से यूज करके। सो इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कॉइल होगी वो इसे हीट करके इसके अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को राइज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा वाटर में, वाटर उसे कंज्यूम करेगा। तो यहां पर बोला कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है उसके अकॉर्डिंग जब हीट कंज्यूम करेगा कोई भी सब्सटेंस, किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो बोला गया है जो हीट कंज्यूम होगा वो mc∆T होता है फॉर्मूला, वेयर C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और जो हीट प्रोड्यूस होगा इस हीटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। सो वो हमारा हीट एनर्जी जो होगा वो वर्क डन इक्वल्स टू हम लोग गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं, पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर कितनी है, 1000 वाट पावर का हीटर है, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा। कंडीशन क्या है कि एनर्जी जितना
हीटर प्रोवाइड करेगा वाटर को, उतना ही एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा वाटर, तब उसकी टेम्परेचर राइज कर जाएगी। डेल्टा टी मीन्स राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो इसे हम लोग हटाएं, इसके काम हो गई। वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, अब यहां पर जो एनर्जी है हमारा एम सी डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टी। हमें फाइंड करना है राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी फाइंड करना है। सो ये हो गया पावर इनटू टाइम बाय मास, एम इज फॉर मास, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, पावर कितना है, पावर है 1000, टाइम कितना बोला गया है, टाइम बोला गया 2 मिनट। टाइम इस केस में 2 मिनट बोला जा रहा, मीन्स 120 सेकेंड। ओके, सो 120 सेकेंड हो गया, ये वॉट बाय मास। मास ऑफ द वाटर इज 2 kg into specific heat capacity of water is 4200 जूल पर kg पर कूलम। अब इसे सॉल्व कर दिया जाए, 0000 कैंसिल, ये हो गया 1200 बाई 42 टू जा 84। और से कैंसिल कर दिया जाए 300 बाई 21, आगे और सॉल्व हो जाएगा 100 बाई 7, 300 टाइम्स में कैंसिल, 3 7 जा 21, ये हो गया हमारा 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 2 7 14 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3 बोलेंगे, 14.3 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं। सो कितना टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर जो हमारा राइज किया इस 2 kg अमाउंट ऑफ वाटर को 2 मिनट तक हीट किए किसी इलेक्ट्रिक हीटर से, जिसकी रेटिंग पावर 1000 वाट है और 220 वोल्ट है। उस केस में जो टेम्परेचर राइज करेगा वो 14.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल राइज। आंसर ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? Okay, next, an electric bulb is marked 40 watt 220 volt, an electric heater is marked 1000 watt 220 volt. Which one has greater resistance? अब एक बात बताओ, पावर और रेजिस्टेंस के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो पावर और वोल्टेज दिया गया है। सो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर वोल्टेज 220 वोल्ट कांस्टेंट हो गया तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मीन्स पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स आप अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो पावर डिक्रीज होगा, मीन्स जिस अप्लायंस का पावर ज्यादा है, पावर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, सो पावर किसकी ज्यादा है, हीटर की, बल्ब की कम है, तो ऑब्वियसली पावर रेजिस्टेंस जो है बल्ब में ज्यादा है और उसमें कम है। बट
अभी फिलहाल पावर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पावर ऑफ बल्ब 40 वाट और रेटेड वोल्टेज फॉर बल्ब 220, दोनों के लिए रेटेड वोल्टेज सेम है। और पावर ऑफ हीटर ले लेते हैं, ये हो गया 1000 वाट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। ठीक है, सो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, और यहां भी R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी बी। ठीक है, बल्ब के रेजिस्टेंस और हीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है। क्या सेम है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू पावर। यहां भी वी स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू पावर। अब वी स्क्वायर वी तो दोनों के लिए सेम है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इंटू पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इंटू पावर ऑफ हीटर। तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज इक्वल टू पावर ऑफ बल्ब बाय पावर ऑफ हीटर। ओके, सो वैल्यू कितने गिवन है? पावर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज इक्वल टू पावर ऑफ बल्ब 40, ये हो गया 1000। तो 0 0 कैंसिल, ये 25 टाइम्स में मीन्स जो इट इज 25 रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। हीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 25 टाइम्स बल्ब के रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग सिर्फ बल्ब का अगर कैलकुलेट कर लें, तो हम लोग ये, मैंने इसलिए बताया कि ये रिलेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 अप्लायंस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेटेड वोल्टेज सेम है, सो रेजिस्टेंस का रेशियो पावर के रेशियो के, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस ये अपोजिट हो गया, पावर ऑफ हीटर बाय पावर ऑफ बल्ब होगा। ठीक है, और यहां पर जो वैल्यू हमने लाया ये थोड़ा सा मिस्टेक, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 पावर ऑफ हीटर बाय 40 पावर ऑफ बल्ब। तो ये इससे 25 टाइम्स में, बल्ब इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। मीन्स बल्ब का रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 25 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो रिलेशन है हमारा, इससे हम दोनों के रेजिस्टेंस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वी स्क्वायर बाई पी, तो ये 220 इंटू 220 बाई पावर हो गया 40, 4 2 टाइम्स में 11 11। ठीक है, ये कैंसिल आउट, सो 11 इंटू 11 121 0। सो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 120 1210 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर 25 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि बल्ब में पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा बाई 25 इज इक्वल टू 121
1210/25, ये हो जाएगा आपका 0484 48.40 ओम हो जाएगा हीटर के लिए। ठीक है, सो हीटर के लिए H जो आपका आया वो आया 48.4 ओम आ गया। ठीक है, तो वैल्यू की बात करें यहां पर, फर्स्ट विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ये पूछा गया था। सो बल्ब हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू हीटर। ठीक है, which one will draw more current when both are connected to a 220 volt source like 220 volt main supply at home, मीन्स जो रेटेड वोल्टेज है उस पर ऑपरेट किया जा रहा है, मीन्स दोनों की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब उसके अकॉर्डिंग किसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, अब आप बताओ। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? बल्ब की। बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है, सो किसमें करंट फ्लो करना चाहिए ज्यादा? हीटर में, क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब की ज्यादा है तो उसमें करंट कम फ्लो करेगी, और हीटर की रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? करंट, विच वन विल ड्रॉ मोर करंट? सो इन हीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं फिर हम लोग इस चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप कि आप लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।